नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। आपके साथ मैं राहुल कुमार। खबरों में जाने से पहले देखेंगे आज की विशेष हेडलाइंस। जबलपुर से फिर दौड़े अटारी स्पेशल स्टेशन पर चला इलेक्ट्रिक कार। जबलपुर रेल मंडली की परामर्श समिति की बैठक में बातें सदस्यों ने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भ्रष्टाचार मामले में परिस्थिति के दौरान मौजूद सबूतों से भी दोष साबित हो सकता है। और श्रद्धा मर्डर केस में साकेत कोर्ट में आफताब की याचिका पर कल होगी सुनवाई। फिल्म पठान को लेकर आगरा में शुरू हुआ उग्र प्रदर्शन। शाहरुख दीपिका का फूंका गया पुतला। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। खबर जबलपुर से। जबलपुर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। इसके लिए यहां पर विश्व स्तरीय सुविधाएं भी होनी चाहिए। यात्रियों की भीड़ और उनके आवागमन की सुविधा को देखते हुए अब स्टेशन पर इलेक्ट्रिक कार चलाने की जरूरत है। रेलवे ने सुझाव को गंभीरता से देख रही है। इधर जबलपुर से अटारी के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनों को दोबारा चलाने का भी सुझाव दिया गया है। जबलपुर रेल प्रबंधन की बैठक में रेल मंडल प्रबंधन विवेकशील ने कहा, यात्री सुविधाओं की जानकारी को सबसे साझा करने की जरूरत है। समिति के अध्यक्ष डीआरएम ने सदस्यों से मिले सुझाव को मंडल में यात्री सुविधाओं के लिए उपयोगी बताते हुए कहा कि इन सुझावों पर मंडल काम करेगा। बैठक के दौरान यात्रियों से जुड़ी सुविधाओं को सुचारू करने पर भी मंथन किया गया। वहीं उन्होंने स्टेशन पर इलेक्ट्रिक कार चलाने की बात भी कही और दूसरे सदस्यों और वेंडरों के लिए यूनिफॉर्म की बात, ऑनलाइन खाना मंगाने की बात और मोबाइल नंबर देने का सुझाव भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिश्वत लेने के मामले में कहा कि परिस्थिति के मुताबिक पेश किए गए तथ्यों और साक्ष्यों के जरिए भी रिश्वत की मांग और इसे स्वीकार करने का मामला साबित किया जा सकता है। एक ऐसा फैसला जिसके माध्यम से रिश्वत वसूलने वालों पर शिकंजा कसने की संभावना है। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रत्यक्ष सबूतों, मौखिक या दस्तावेज के अभाव में डिडक्शन ऑफ कल्पेबिलिटी करने की अनुमति दी जा सकती है। न्यायाधीश एस.ए. नज़ीर की अगुवाई वाली 5 जजों की कमेटी ने संविधान पीठ के ये फैसला सुनाया है। इससे पहले इस मामले में एक दूसरे के विरोध में फैसला सुनाए गए थे। सुनाई के दौरान जिस सवाल का जवाब दिया गया वह यह है कि प्रत्यक्ष सबूत, जिसको कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी कहा जाता है, शिकायत जैसे प्राथमिक सबूत के अभाव में भी क्या अदालत परिस्थिति के अनुसार मौजूद सबूतों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम के तहत रिश्वत मांगने या स्वीकार करने का दोषी ठहरा सकती है या नहीं। इसका जवाब हाँ में देते हुए अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हांगकांग की एयरलाइन कैथे पैसिफिक ने कहा कि वह जनवरी से मुंबई और दिल्ली से उड़ाने की संख्या बढ़ाएगी। बेंगलुरु हांगकांग मार्ग एयरबस A350 900 पर भी पेश करेगी। कंपनी के एक बयान में कहा गया कि जनवरी से मुंबई दिल्ली से उड़ानें बढ़ा सकती है कंपनी।
हम बढ़ती मांगों और को पूरा करने के लिए मुंबई और दिल्ली से उड़ानों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ बेंगलुरु हांगकांग मार्ग पर A350 और A900 श्रेणी का विमान भी चलाएंगे। यह हमारे बड़े में सबसे आधुनिक विमानों में से एक है और इसकी बढ़ी हुई ईंधन क्षमता हमारे स्वस्थ विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मददगार साबित होगी। बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस की। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने जमानत याचिका दाखिल की है। साकेत कोर्ट में आफ्ताब की याचिका पर कल सुनवाई होगी। आफ्ताब को दिल्ली पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड के मर्डर के आरोप में 12 नवंबर को गिरफ्तार किया था। वह अभी न्यायिक हिरासत में है। आफ्ताब ने यह जमानत याचिका ऐसे वक्त दाखिल की है जब श्रद्धा मर्डर केस में जांच कर रही दिल्ली पुलिस को एक दिन पहले बड़ी सफलता मिली है। दरअसल महरौली के जंगलों से पुलिस को जो शव के टुकड़े और हड्डियों के रूप में मिले थे वे श्रद्धा बालकर के ही थे। इन शवों के टुकड़ों का श्रद्धा के पिता के डीएनए से मिलान हो गया है। इतना ही नहीं, डीएनए रिपोर्ट में आफ्ताब के फ्लैट के अंदर बाथरूम और किचन से मिले खून के ट्रेसेस भी श्रद्धा से मैच कर गए हैं। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी। इसके बाद महरौली जंगल और गुरुग्राम में उसकी बताई हुई जगह पर पुलिस ने शव के कई हड्डियां बरामद किए थे। पुलिस को एक मानव चबड़ा भी मिला था। पुलिस ने इस सब की जांच के लिए CFSL लैब भेजा था। इतना ही नहीं, डीएनए टेस्ट के लिए पिता का सैंपल भी लिया गया था। अब श्रद्धा के पिता के डीएनए से इनका मिलान भी हो चुका है। पुलिस पूछताछ में आफ्ताब ने बताया था कि उसे श्रद्धा की हत्या की थी। आफ्ताब ने इसके बाद श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे। आफ्ताब ने इन टुकड़ों को फ्रिज में भी रख दिया था। वह रोज रात श्रद्धा के शव के एक टुकड़े को महरौली के जंगल में फेंकने के लिए जाता था। जिनके ऊपर चोरी के और अपराध रोकने की जिम्मेदारी है वह पानी चोरी का ही पी रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गोलमुरी पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिस कर्मियों की। अब इसे मजबूरी कहें या सीनाजोरी कि गोलमुरी पुलिस लाइन के इन फ्लैटों में रहने वाले पुलिसकर्मी न केवल चोरी का पानी पी रहे हैं बल्कि पानी की प्रेशर के लिए मीटर भी लगा रखा है। पानी चोरी करने के मामले में जब टीम पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों से बात की तो कई लोगों ने चोरी के कनेक्शन को स्वीकार किया। अपना नाम बताने से इनकार भी किया उन्होंने, लेकिन कई बिल आने का हवाला देते रहे। हालांकि वे कनेक्शन और बिल का कोई प्रमाण नहीं दिखा पाए। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने के लिए गई टीम उनसे बात नहीं कर पाई है क्योंकि उन्हें किसी भी बात का जवाब देने का उनके पास में कोई भी बात नहीं है। यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज का कहना है कि कंपनी की ओर से भी इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। वहीं सर्जेंट मैनेजर रंजीत कुमार से पूछने पर कहा गया कि कोई मामला ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो जिसको की ओर से शिकायत की जाती। पानी चोरी करने का तर्क भी अजीब है। दरअसल पुलिस लाइन के फ्लैटों में पानी की व्यवस्था के लिए बोरिंग भी है और मोटर भी लगा है, लेकिन जुस्को का पाइपलाइन व अवैध कनेक्शन लेने वाले का तर्क है कि अपनी व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। इस बोरिंग से पानी गंदा आता है। पुलिसकर्मियों ने अपनी व्यवस्था में सुधार करने की बजाय जुस्को की पाइपलाइन से ही पानी लेना ज़्यादा अच्छा समझा। गोलमुरी पुलिस केंद्र में आरक्षणियों के लिए करीब 256 क्वार्टर हैं, जबकि पुलिस पदाधिकारियों के लिए 120 क्वार्टर हैं। यहाँ पुलिसकर्मी और उनके परिवार रहते हैं। अवैध और गलत ढंग से पाइप को पंच करके पाइप से जोड़ने की वजह से पानी उपयोग किया जा रहा है और बर्बाद किया जा रहा है।
बात करेंगे शाहरुख खान की अगली फिल्म पठान की। शाहरुख खान और दीपिका की फिल्म पठान को लेकर आगरा में उग्र विरोध शुरू हो गया है। आगरा के न्यू आगरा थाने क्षेत्र स्थित श्री टॉकीज के सामने हिंदू महासभा ने शाहरुख खान और दीपिका का पुतला फूंकने का प्रयास किया। पुतले में आग लगाते ही पुलिस ने आग बुझाकर पुतले को अपने कब्जे में ले लिया। काफी देर तक फिल्म के विरोध में नारेबाजी करते हुए हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हिंदू महासभा ने ऐलान किया कि फिल्म में हिंदू धर्म का अपमान हुआ है, इसलिए ताजनगरी में यह फिल्म लगाने नहीं देंगे। हिंदू महासभा का कहना है कि फिल्म में जिस तरह से दीपिका पादुकोण द्वारा भगवा बिकनी को पहना गया है वह सरासर सनातन धर्म का अपमान है। हिंदू महासभा ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी सिनेमाघर मालिक आगरा अगर यह फिल्म पठान की स्क्रीनिंग करता है तो नुकसान के लिए वह खुद ही जिम्मेदार होगा। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि सनातन धर्म का अपमान अब नहीं सहेंगे हम। दरअसल यूपी के कई शहरों में फिल्म पठान को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। अयोध्या से लेकर वाराणसी तक फिल्म पठान के विरोध किया जा रहा है। अयोध्या के संतों ने भी यह तर्क दिया है कि अगर फिल्म की स्क्रीनिंग हुई तो सिनेमाघरों में आग लगाने से भी नहीं चूकेंगे लोग। अमेरिकी सीनेट ने वर्ष 2023 के लिए 850 अरब डॉलर के भारी भरकम रक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसमें ताइवान को 10 अरब डॉलर और यूक्रेन को 80 करोड़ डॉलर की सुरक्षा सहायता का प्रावधान किया गया है। अमेरिकी अखबार द हिल के अनुसार सीनेटरों ने गुरु को राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम जबरदस्त समर्थन से प्रेरित किया गया है। इसके पक्ष में 84 वोट पड़े जबकि विरोध में 10। हालांकि कुछ वोटरों की गिनती बाकी थी। पारित विधेयक को राष्ट्रपति जो बाइडेन के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। सीनेट ने इस विधेयक के साथ ताइवान के एक्ट को भी पारित किया है। इसमें ताइवान की सुरक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए 10 अरब डॉलर की सुरक्षा सहायता की व्यवस्था की गई है। ताइवान की तरह ही यूक्रेन की सुरक्षा के लिए भी 80 करोड़ डॉलर का प्रावधान किया गया है। जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए 50 करोड़ डॉलर का प्रावधान पहले ही किया था, जबकि स्वीकृति राशि से ज़्यादा है। अमेरिकी रक्षा विधेयक ने सेना के लिए कोविड-19 वैक्सीन के आदेश को निरस्त करने, सैन्य वेतन बढ़ाने और रूस पर प्रतिबंध जैसे कई अन्य कदम भी शामिल हैं। बता दें कि ताइवान जहां चीन के आक्रमण के खतरे से जुड़ा रहा है, वहीं यूक्रेन रूस के हमले का सामना कर रहा है। इन दोनों देशों को अमेरिका लगातार सैन्य मदद पहुंचा रहा है। नए साल में रक्षा विधेयक ने भी ताइवान व यूक्रेन की बड़ी सैन्य मदद का प्रावधान रखा गया है। पंचायत चुनाव से पहले पूर्वी मेदिनीपुर का नंदीग्राम बम धमाके की घटनाओं से गर्मा गया है। बीजेपी पर नेता प्रतिपक्ष बंधु अधिकारी के विधानसभा क्षेत्र गोकुल नगर इलाके में तृणमूल नेता के घर में बम मारने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि तृणमूल नेता को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। बता दें कि तृणमूल बूथ अध्यक्ष जिनके घर पर कथित रूप से बमबारी की गई थी ने 10 नवंबर को शहीद दिवस मंच आगजनी के संबंध में शुभेंदु अधिकारी सहित 22 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि बीजेपी ने बमबारी के आरोपों से इनकार किया है। इस घटना की शिकायत नंदीग्राम थाने में पहले से ही दर्ज की गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। इस घटना की शिकायत नंदीग्राम थाने में पहले ही दर्ज कराई गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जोर से जांच कर रही है।
स्वीडन में रोड शो करने गए औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को स्टॉकहोम में 15,000 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव मिला है। स्वीडन की प्रमुख कंपनी की ओर से यूपी में रिटेल स्टोर्स, लग्जरी मॉल और निर्माण कंपनी सरनेक ने यूपी फिल्म सिटी के 10,000 करोड़ का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के ऊपर अभी मंथन बाकी है। लग्जरी मॉल्स की श्रृंखला के विस्तार के लिए 4300 करोड़ रुपए का निवेश पर चर्चा भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पिष्ट की से योजना उत्पादन की परियोजनाओं पर स्थापित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का निवेश की भी बात की जा रही है। स्टॉकहोम में रोड शो के दौरान आयोजित विभिन्न बैठकों में रक्षा, कपड़ा और वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वाहन पे भी निवेश के काफी अवसरों पर चर्चा हो रही है। स्वीडन में भारत के राजदूत तमन्ने लाल ने कहा कि यूपी निवेश के अत्यंत अवसरों के साथ भारत में नए निवेश की काफ़ी बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने स्वीडन निवेशकों से भारत में अपने निवेश गंतव्य के रूप में यूपी को चुनने का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने अर्जेंटीना चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर एशिया पैसिफिक के प्रतिनिधियों को भी इसका लाभ उठाने का मौका देने की बात कही है। उन्होंने उद्यमियों को यूपी में खाद्य प्रसंस्करण और आईटी के क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है। अर्जेंटीना में उद्योगपतियों एवं व्यावसायिक संस्थानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात में पाठक ने यह प्रस्ताव दिया। फ्रांस से डील के तहत फाइटर जेट राफेल की डिलीवरी पूरी हो गई है। भारत में आखिरी और 36वें राफेल विमान की लैंडिंग के साथ ही देश को 36 राफेल लड़ाकू मिल गए हैं। एयरफोर्स ने बताया कि फ्रांस से उड़ान भरने के बाद राफेल को यूएई वायुसेना के टैंकर विमान से आसमान में ही रिफ्यूल किया गया है। लगभग 8,000 किलोमीटर की नॉनस्टॉप उड़ान पूरी कर भारत लैंडिंग की। एक ट्वीट में भारत वायुसेना ने फ्रांस और यूएई की वायुसेना को सहयोग के लिए धन्यवाद भी किया। 2016 में हुआ था खरीद समझौता। भारत ने 2016 में फ्रांस के साथ 36 विमानों की खरीद के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय वायुसेना का राफेल करीब 60,000 फीट प्रति मिनट की दर से ऊंचाई चढ़ सकता है और करीब 2,223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसका कुल वजन 10 टन है। यह करीब 24 टन वजन के हथियार लेकर उड़ने की क्षमता रखता है। इसकी मारक क्षमता मामले में राफेल की रेंज करीब 3700 किलोमीटर है। राफेल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। बात करेंगे क्रिकेट की। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में तीसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 36 रन बना लिए हैं। भारतीय कुल बढ़त लगभग 290 रनों की हो गई है। केएल राहुल 20 और शुभमन गिल 15 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। बांग्लादेश की पहली पारी 150 रनों पर सिमटी। कुलदीप ने 5 विकेट झटके। इससे पहले आज सुबह बांग्लादेश की पहली पारी 150 रन पर सिमट गई थी। भारत को पहली पारी के आधार पर 254 रनों की बढ़त पहले से ही मिली हुई थी। बांग्लादेश की पहली पारी की शुरुआत काफ़ी खराब रही और पारी की पहली ही गेंद पर सिराज ने नजमुल हसन शांतो को पवेलियन भेज दिया। 5 के कुल स्कोर पर उमेश यादव ने यासिर अली को बोल्ड कर बांग्लादेश का दूसरा झटका दिया। इसके बाद बांग्लादेश का विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे। केवल मुस्तफिर रहमान 28, मेहंदी हसन 25, लीटन दास 24 और जाकिर हुसैन 20 रन का सहयोग ही कर पाए। मोहम्मद सिराज ने 3 और उमेश यादव ने और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिया है।
भारत की पहली पारी 404 रन पर सिमटी थी। इसके पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अपने पहली पारी में 404 रन बनाए थे। भारत के लिए पहली पारी में चेतेश्वर पुजारा ने 90, श्रेयस अय्यर ने 86 और रविचंद्रन अश्विन ने 58 रन लगाए थे, जबकि ऋषभ पंत ने 46 और कुलदीप यादव ने 40 रन बनाकर भारत को यह बढ़त दिलाई थी। बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा विश्व कप 2022 के क्वार्टर फाइनल में मोरक्को से हार कर टूर्नामेंट से बाहर होने पर पुर्तगाल के मुख्य कोच फर्नांडो संतोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पुर्तगाली महासंघ ने उक्त जानकारी दी। 68 वर्षीय संतोष ने 2014 में पुर्तगाल के कोच के रूप में कार्य करना शुरू किया था। उनके नेतृत्व में पुर्तगाल ने फ्रांस को हराकर पहली बार यूरो 2016 चैंपियनशिप का खिताब जीता था। इसके बाद उनके निर्देश में वर्ष 2019 में पुर्तगाल ने यूएसएफ नेशन लीग का खिताब भी जीता था। हालांकि मोरक्को से 1-0 की चौंकाने वाली हार के उनके करियर का अंत कर दिया। हालांकि उनका अनुभव 2024 यूरोपीय चैंपियनशिप तक का था, लेकिन उनका करार पूरा होने से पहले ही उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड सरकार ने 16/8/2017 को झारखंड स्टेट सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 बनाई थी। इसके तहत कैटेगरी 2 के सभी बालू घाटों को संचालन जेएसएमडीसी को ही करनी थी, पर झारखंड में अभी भी चल रहा ये बालू का कालाबाजारी को बंद करने के लिए झारखंड सरकार काफी परेशान है। झारखंड में 24 जिलों में केवल 9 जिलों के बालू घाटों का ही डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट बन सकी है। 15 जिलों में अभी भी डीएसआर बनने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि जब तक डीएसआर तैयार नहीं हो जाता तब तक बालू घाटों के माइंस डेवलपर ऑपरेटर के चयन के लिए टेंडर नहीं जा सकता। इधर अवैध रूप से बालू घाटों का टेंडर न होने की वजह से पूरे राज्य में अवैध कारोबार जोर पकड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि झारखंड के 608 बालू घाटों में केवल 21 बालू घाट ही चालू हैं, जहां से वैध रूप से बालू का उठाव हो रहा है। झारखंड सरकार ने 16/8/2017 को जो झारखंड स्टेट सैंड माइनिंग पॉलिसी बनाई थी, उसके तहत जो भी उन्हें कार्रवाई करनी थी उस कार्रवाई में वो विफल रहे हैं, जिसके दौरान उन्हें इस चोरी का नुकसान हो रहा है। भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी वर्नन गोंजाल्विस की जमानत याचिका पर जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करने को कहा है। दूसरे आरोपी अरुण फेरार की याचिका के साथ सुनवाई होगी। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए के विशेष अदालत से आरोपी वर्नन गोंजाल्विस पर 3 महीने के भीतर आरोप तय करने को कहा था। एनआईए को कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वह मामले में आरोपी द्वारा दायर आरोप मुक्ति आवेदनों के साथ फैसला करे। पीठ ने मामले में आरोपी गोंजाल्विस की जमानत याचिका पर विचार करते हुए निर्देश दिया था। बेंच ने एनआईए को भी भीमा कोरेगांव मामले में फायर अन्य आरोपी व्यक्तियों से एक्टिविस्ट गोंजाल्विस के मुकदमे को अलग करने के लिए भी कदम उठाने को कहा था। बात करेंगे यमुना नदी की। यमुना प्राधिकरण ने यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाने के नियम को लागू कर दिया है, मगर गति सीमा लागू होने के पहले ही दिन वाहन चालकों ने जमकर नियम तोड़े। पहले दिन एक्सप्रेसवे पर 16 घंटे में 1054 वाहनों ने कार को तय रफ्तार से अधिक तेजी से दौड़ाया। टोल प्रबंधन ने
एएनसी को भेज दिया है। अब नियम का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे जाएंगे। सर्दियों में भी हादसे पर अंकुश लगाने के लिए इस प्राधिकरण को लागू करने की कोशिश की गई थी। सीमा अब हल्के वाहनों की अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से कम करके 80 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गई है। वहीं भारी वाहनों की अधिकतम रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गई है। करीब 165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल दिल्ली एनसीआर समेत कानपुर, लखनऊ और पूर्वांचल के दूसरे जिलों तक यात्रा करने के लिए किया जाता है। खबरों में अभी बस इतना ही। देश की ताज़ा और बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ट्रांसपोर्ट इमेज। नमस्कार, धन्यवाद।